दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से नेटो का रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था ना, वो वैसा नहीं हो रहा। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि गेट योर ओन ऑयल। मतलब सिंपल है कि या तो यूएस से जिस तरीके से तेल लेकर के आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज या कहीं से भी मैनेज करके, तो आप उसको परचेज करो, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में जाओ और वहां से अपना तेल अरेंज करो। ये बात नेटो पार्टनर्स को कह दी। इसके पीछे लॉजिक देखो, सिंपल है। एक तो क्या, नेटो पार्टनर्स ने अमेरिकन फोर्सेस को सपोर्ट करने से मना कर दिया। कल स्पेन का केस हमने अच्छे से डिस्कस किया, और उसी के चलते अभी ब्रिटिश, अगर हम डिफेंस सेक्रेटरी की बात करें तो उनका ये कहना है कि वेस्ट एशिया में हम देखें तो हमारे ट्रूप्स और एयर डिफेंस सेगमेंट्स हैं वो डिप्लॉय हम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो स्टैमर हैं उनका कहना है कि इट्स नॉट आवर वॉर। तो ये एक तरीके का, कहते ना कि बोलना कुछ और करना कुछ और वाला सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है। और नेटो को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो चुका है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन अब कंटिन्यू करेगा भी कि नहीं, क्योंकि यूएसए ने पहले कितनी ही बार नेटो को यूज़ किया है। तो नेटो कंट्रीज अभी थोड़ा सा बैकबोन शो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना आसान होगा उनके लिए। फिर ईरान ने ये कह दिया इस वॉर के लिए कि देखो, हम युद्ध बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें गारंटी चाहिए कि आप एक बार फिर से अटैक नहीं करोगे। और गारंटी का आपको पता है, कोई पक्का पॉइंट नहीं बनता अगर यूएसए वहां पर एक पार्टी है। इंडिया की बात करें तो यहां पर देखो, पीएनजी है ना, पाइप्ड नेचुरल गैस, उसकी सप्लाई को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में 30 करोड़ डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन हमने दे दिए हैं, पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन दे दिए हैं। तो अब एलएनजी की जो सप्लाई होनी चाहिए वो मोरलेस हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बेसिस पे ही हो जाएगी। एक्चुअल में जो चैलेंज है दैट इज एसोसिएटेड विद एलपीजी। और ये बात कही है अंजन कुमार मिश्रा, जो कि सेक्रेटरी एट पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड में है। ठीक है। तो ये सिनेरियो अभी के टाइम पे बना हुआ है। अब चलते हैं आर्टिकल्स पे। फर्स्ट आर्टिकल, ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देखो, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे जिस तरीके से अटैक किया है इसराइल और यूएसए ने मिलके, तो ईरान का ये कहना है कि हमने तो एनपीटी साइन की थी जिसके चलते हम न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका हम सिविल पर्पज से यूज करें, और उसी हिसाब से न्यूक्लियर एनरिचमेंट में हम काम कर रहे थे। लेकिन हमारे ऊपर अटैक ऐसे किया गया जैसे कि हम न्यूक्लियर वेपन ही तैयार कर रहे थे। तो क्यों फिर हम एनपीटी के पार्ट बने, हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं और फिर हमारे हिसाब से काम करेंगे। ये सारा पार्लियामेंट्री डिस्कशन हो चुका है वहाँ पर। एनपीटी में देखो, मेन आर्ग्यूमेंट जो आ रहा है ना, वो मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, है ना। लेकिन वेस्ट में अगर देखें तो यूएस और इसराइल का ये सोचना था कि यहाँ पर ईरान डेफिनेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा देखें तो इसमें मेन कंसर्न ये रहेगा कि आने वाले समय में अब न्यूक्लियर टेंशन्स बढ़ने वाली है। ठीक है। ग्लोबली जैसे एनपीटी और दूसरी जो न्यूक्लियर वेपन को रोकने वाली ट्रीटीज थी, अब उनको साइडलाइन होते हुए हम देख सकते हैं। और ये फैक्ट भी है, देखो, ये हमने अच्छे से पढ़ा है कि यूक्रेन के पास में अगर न्यूक्लियर वेपन होते तो क्या रशिया इस तरीके से इन्वेड करता, क्या ईरान पे ऐसा अटैक कर सकता था। तो एक प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे न्यूक्लियर वेपन को अभी देखा जा रहा है। ये दौड़ बढ़ने वाली है। अब एनपीटी की बात करें तो ये ग्लोबल एग्रीमेंट है जिसमें मेन टारगेट है कि न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड को रोका जाए। 1968 में फाइनलाइज हुआ, 1970 में एनफोर्समेंट में आया। इसका मेन टारगेट ये था। वैसे देखा जाए ना तो बहुत बायस ट्रीटी है ये, जिसमें यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, ये जो P5 मेंबर्स ने अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए थे, तब इस ट्रीटी को फाइनलाइज किया था कि हाँ जी, अब और हमें न्यूक्लियर वेपन डेवलप होने से रोकना है। और जो भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेगा इस ट्रीटी को साइन करने के बिना, उनके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। इस तरीके का सिनेरियो इनकी तरफ से चलाया गया था। ये जो ट्रीटी है इसके 3 पिलर्स हैं। नंबर 1, नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट कम से कम या नहीं होने देना। ठीक है। नंबर 2, अगर किसी ने डेवलप कर लिए तो डिसआर्मामेंट, किन के अलावा, इन P5 के अलावा, राइट। और तीसरा, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गया, मेडिकल साइंस में हो गया। अभी तक इसमें 191 मेंबर स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें ईरान भी है। लेकिन ईरान को क्या मिला, हम अच्छे से देख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि कहां पर इस एनपीटी की गाइडलाइंस को प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कराया जा रहा है, उसके लिए एक मॉनिटरिंग बॉडी भी है, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके मेंबर्स में इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल, तीनों के तीनों न्यूक्लियर पावर है।
तीनों की तीनों ने नहीं साइन कर रखी है, क्योंकि ये तीनों वो कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, प्लस साथ में इनके P5 में ये मेंबर भी नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी भी आई थी 1996 में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको पास भी किया था। मेन टारगेट ये कि हर तरीके के न्यूक्लियर एक्सपोजर्स को हमें बंद कर देना, चाहे वो सिविलियन हो मिलिट्री हो। लेकिन होता क्या, अभी तक ये इन्फोर्समेंट में आई ही नहीं, क्योंकि इसमें मेन जो क्लॉज है वो ये कि जब तक न्यूक्लियर कैपेबल जो भी कंट्रीज हैं, चाहे सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या मिलिट्री, उनमें 44 कंट्रीज जब तक रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक इसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यूएस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इजराइल और इजिप्ट, इन्होंने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। इसका मतलब एनफोर्समेंट में ट्रीटी नहीं आई। इसके अलावा ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन न्यूक्लियर वेपन, ये देखो न्यूक्लियर वेपन को एक तरीके से बैन करने से रिलेटेड ये प्रोविजन लाया गया था यूनाइटेड नेशन में 2017 में, और इसको एनफोर्समेंट में भी ला दिया गया 2021 में। मेन इसमें ये था कि न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट को रोकना है, टेस्टिंग को रोकना है, प्रोडक्शन, पोजेशन, यूज और न्यूक्लियर वेपन से कैसे भी किसी को खतरा हो उसको रोकना है। लेकिन पॉइंट इज कि इंडिया अभी तक इसका सिग्नेटरी नहीं है, साइन ही नहीं किया, तो रेटिफाई करने का तो स्कोप नहीं है। तो थोड़ा इसके बारे में आप जानेंगे। फिर आता है वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस। देखो हैदराबाद में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जिसके चलते ये कि बुद्धिज्म में जो वैल्यू सिस्टम होता है उसका हम यूज करें दुनिया भर में जिस तरीके के अनसेटलमेंट्स चल रहे हैं, जैसे वॉर अभी चल रहा है वेस्ट एशिया में, तो बुद्धिज्म के जो आइडियाज हैं उनको अप्लाई करके हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं, जहां पर पीस, डायलॉग और एथिकल लीडरशिप पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। ये ऑर्गेनाइज कराया गया तेलंगाना का जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके अंडर में एक लोकेशन है, या कहें कि एक पर्टिकुलर एंटिटी है, दैट इज बुद्धा वनम, ठीक है, बुद्धा वनम वहां पे। और वियतनाम के बुद्धिस्ट संघ ने भी इसमें कोलैबोरेट किया, दोनों ने मिलकर के इसको होस्ट किया। मेन मुद्दा कि कैसे हम बुद्धिज्म को आप यूटिलाइज कर सकते हैं आज के समय में, है ना। और इस इवेंट में ये बुद्धा वनम जो तेलंगाना में लोकेटेड है हैदराबाद में, उसको प्रमोट करना भी एक थीम पार्क के तौर पे टारगेट था, ठीक है। इसमें थीम रही, आप ध्यान रखेंगे, बुद्धिस्ट अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रिकॉन्सिलिएशन एंड हीलिंग। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। 20 कंट्रीज से ज़्यादा ने इनमें पार्टिसिपेट किया। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 20 ईयर्स ऑफ अर्थ आर। अभी आपको पता है 28 मार्च को अर्थ आर के तौर पे ऑब्जर्व किया गया। इसमें क्या होता है कि हम 1 घंटा जब इंटेंसिव इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो 1 घंटा ऐसा निकाला जाता है पूरे दिन में, वो भी जनरली हमारा शाम के टाइम पे होता है, कि हम अनवांटेड इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको रोक देते हैं। इस बार का जो अर्थ आर था उसकी थीम रही गिव एन आर फॉर अर्थ। और इस अर्थ आर का जो प्रोसेस है इसको 20 साल हो चुके हैं, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखें, इसको इनिशिएट किया गया था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसमें आपकी हमारी तरफ से पार्टिसिपेशन में WWF इंडिया तो है ही, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो भी पार्टिसिपेट करता है। मेन मुद्दा ये कि एनर्जी कंजर्वेशन में हम कैसे इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को आगे ला सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से। आज 190 कंट्रीज में इसे ऑब्जर्व किया जाता है ना। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज IMEX TTX 2026। देखो, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंडियन ओशियन रीजन में कैसे नेवी के रोल को हम डिफाइन कर सकते हैं। इस रीजन में जिन भी कंट्रीज की कोस्टल लाइन बनती है उनकी नेवीज को कोऑर्डिनेटेड मैनर में कैसे काम के लिए हम प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए काम करना यहां पर मेन टारगेट रहता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में और इंडिया की लीडरशिप में ही हुई। अब की बार क्या होता है कि ION जो है, ये IONS, इसकी चेयरमैनशिप इंडिया को मिली है 2006 से 2028 के लिए, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के एम्बिट के अंडर में ये TTX एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई है। इसका मतलब सिंपल है कि यहां पर हम देखेंगे कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके, ध्यान से समझना, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके, और जहां पे ट्रायल्स किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं नेवी से रिलेटेड, वो काम किया गया है यहां पर इस एक्सरसाइज में। और ये सब कुछ हुआ कहां पर, हमारे नेवल कमांड का जो सदर्न आप कह सकते हो हेडक्वार्टर है कोची में, वहां पर।
तो आप ध्यान रखें तो कि 16 सालों में पहली बार इंडिया इसका चेयर पर्सन के तौर पे या फिर कहें चेयरमैनशिप मिली है इंडिया को। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। एक्सरसाइज जो है ये टेबल टॉप एक्सरसाइज होती है। मैंने बताया कि एक वर्चुअल या सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होता है जहां पर कॉम्प्लेक्स प्लानिंग होती है। रियल लाइफ में जिस तरीके शिप्स पर नेवीज एक्सरसाइज करती है वैसा ना होकर के वर्चुअल एनवायरनमेंट में प्लानिंग के ऊपर काम किया जाता है ना। इसमें लोकेशन की बात करें तो जो कोची में हमारा सदर्न नेवल कमांड है वहां पर मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर है, वहां पर ये ऑर्गेनाइज कराया गया। ऑब्जेक्टिव शेयर्ड ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग, सीधी बात है पार्टनर मेंबर कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, रिफाइनिंग कोऑर्डिनेशन, आज के टाइम पे ज़रूरतें एडवांसमेंट आ गया तो अकॉर्डिंगली हमारी अप्रोच हो। इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी गाइडलाइंस को समय के साथ अपडेट करना। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में देखो बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, कीनिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सिसेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, तिमोर लेस्ते। ये मोरलेस इंडियन ओशन रीजन के सारे कंट्रीज हैं। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में सागर जो प्रोग्राम है वो एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, उसको भी एक तरीके से यहां पर एम्फेसिस मिलता है। इसका मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इन पर्टिकुलरली इंडियन ओशन रीजन। फिर बात करते हैं ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, 17 टोटल गोल्स है, उनमें 4th नंबर गोल है दैट इज अबाउट क्वालिटी एजुकेशन। वहां पर खतरा बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के आधार पर। समझते हैं, सबसे पहला तो ये रिलीज कौन करता है, ध्यान रख लेना है यूनेस्को ने इसको रिलीज करने की शुरुआत की थी 2002 से, अभी तक ये कंटिन्यू है। अब की बार जो थीम है वो रही एक्सेस एंड इक्विटी काउंटडाउन टू 2030, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट 2030 का ही तो है। उसके हिसाब से यूनेस्को ने कहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 खतरे में है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन्स, जिस तरीके से युद्ध चल रहे हैं। साथ ही साथ एक इंक्लूसिव एजुकेशनल सिस्टम जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। ये सारी चीजें यहां पर है। अब हाइलाइट्स देखो, एक तो स्केल ऑफ एक्सक्लूजन, अभी भी पूरी दुनिया में 273 मिलियन चिल्ड्रन एंड यूथ जो है वो स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा कारण है कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स, चाहे फिर वो ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर यूक्रेन। फिर एक्सेस वर्सेस लर्निंग, स्कूल पहुंच गए तो लर्निंग आउटकम अच्छा नहीं है, स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, मार्जिनलाइज ग्रुप्स जिनको हम बोलते हैं, जिसमें गर्ल्स, डिसेबल्ड, रूरल, डिसेबल्ड, डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन, इनको लगातार प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन को एक्सेस करने में। कॉन्फ्लिक्ट का इंपैक्ट साफ साफ है। फाइनेंस गैप, पैसा जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा एजुकेशन की प्रमोशन में, जिसके चलते एजुकेशन में प्रॉब्लम आ। ज्यादा समस्या कहाँ है, लो इनकम कंट्रीज में। डिजिटल डिवाइड, हैव एंड हैव नॉट्स वाला सिस्टम, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल, पर बहुत से लोग हैं जिनके पास में इनकी एक्सेस नहीं है। अनइवन प्रोग्रेस, कई जगहों पर तो देखा गया है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आई है एजुकेशन में, वहीं दूसरी तरफ जो एक आउट ऑफ स्कूल रेट है उसकी बात करें तो वहां पर अभी भी जो एक आउटपुट हमें ओवरऑल ग्लोबली चाहिए वो नहीं अचीव हो पा रहा है। वे फॉरवर्ड में जो चैलेंज है उनको टैकल किया जाए, इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर किया जाए जो भी वल्नरेबल मार्जिनलाइज सेक्शन है, लर्निंग आउटकम्स पे ध्यान दिया जाए, टेक्निक भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी देखा जाए, और एक क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर हो। एजुकेशन फाइनेंस पे काम किया जाए, जहां पर पैसों की कमी है वहां पर पैसे डाले जाए। फिर डिजिटल डिवाइड को हमें बिल्ड करना होगा, हैव एंड हैव नॉट्स, गांव का शहर का जो डिवाइड है, गरीब अमीर का जो डिवाइड है उसको हमें फिलअप करने की जरूरत है। ग्लोबल एक्शन कोलैबोरेटिवली, जहां पर सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट और साथ में ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज मिलके काम करें। ठीक है, फिर आता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए। देखो अभी क्लीन वाटर में भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए प्रेजेंस दिखी, और ये क्लीन वाटर वो था जो कि एक इन्फेक्टेड बैक्टीरियल इन्फेक्टेड वाटर को डिसइंफेक्ट किया गया, उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए उसमें दिखा। तो यहां पर हमें समझना होगा कि क्या है ये पूरा मैकेनिज्म। देखो आरएनए आप जानते हैं, डीएनए तो क्या होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू करता है, जो कि मोरलेस एक आर्काइव के तौर पे, एक रिकॉर्ड मेंटेन के तौर पे काम करता है। वहीं पर आरएनए है वो डीएनए का एक असिस्टेंट है, या फिर कहो कि एक कॉपी बनाने में, या कॉपी है। कैसे कि डीएनए में जो रिकॉर्ड मेंटेन्ड है उसके हिसाब से डेवलपमेंट होगा ऑफ स्प्रिंग्स का, बच्चों का। तो डीएनए सिग्नल देगा आरएनए को, और आरएनए फिर अकॉर्डिंगली प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। तो
तो ये आरएनए का रोल हो गया है। सिंगल स्ट्रैंडेड, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट कहते हैं ना, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जीन एक्सप्रेशन देता है। और वो जीन एक्सप्रेशन किसके बेसिस पे होता है? जो रिकॉर्ड डीएनए ने मेंटेन कर रखे हैं। डीएनए क्या है? वो मोर और लेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू कर रहा है जनरेशन टू जनरेशन। क्लियर? ये आप ध्यान रख लें। तो यहां पर क्या हुआ कि जो खराब पानी था उसको डिसइंफेक्ट किया, बैक्टीरियाज को खत्म भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए वहां पर मिला। इसका मतलब यह हुआ कि जो बैक्टीरियाज हैं वो तो खत्म हो गए, पर बैक्टीरियाज के आरएनए जो थे वो वहां पर बाहर की तरफ पानी में प्रेजेंट मिले। एक तो होता है आरएनए, जनरली हम देखें तो वो सेल के अंदर होता है, जहां पर मोर और लेस वो डीएनए की गाइडलाइन के हिसाब से काम करता है। और एक आरएनए वो होता है जो सेल के बाहर मिलता है, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर। उसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए, जो कि ब्लड, सलाइवा, यूरिन, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन का फ्लूइड होता है, उसमें प्रेजेंस इसकी दिख जाती है। और ये जो आरएनए होता है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का। ये हमें ध्यान रखना है। अब इससे स्टडी के फीचर्स की बात करें या फिर जो आउटकम निकला है इसका अगर देखें, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए है वो सेल के द्वारा या तो ये होता है कि एक्टिव सिक्रीशन, कि हाँ भाई सेल ने सिक्रीट किया है, निकाल दिया उसको, या कई बार सेल डैमेज हो जाती है या सेल की डेथ होती है, तो फिर आरएनए वहां पर सीधी बात एकदम फ्री हो जाता है, फ्री फ्लोटिंग हो जाता है, तो वो एक्स आरएनए, एक तरीके से एक्स आरएनए बन जाता है। स्ट्रक्चरल पैकेजिंग की बात करें तो ये जनरली एक्स्ट्रा सेल्यूलर वेसिकल्स होते हैं ना, कण ही होते हैं ब्लड सेल्स में, यूं कहो कि फ्रीली मूव करने वाले पार्टिकल्स हमारी बॉडी में, जिन जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम एक्सोसोम्स की बात करें, उनका प्रोटेक्शन इस एक्सआरएनए को मिल जाता है। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो वेसिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्सआरएनए के चारों तरफ लेयर क्रिएट कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि जो राइबो न्यूक्लियसिस होते हैं, मतलब ऐसे एंजाइम्स जो कि आरएनए के लिए खतरा होते हैं, उनसे उनकी प्रोटेक्शन कर देते हैं। फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक्सआरएनए फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं तो बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी सेल तक जा सकते हैं, तो कम्युनिकेशन का एक जरिया ये बन जाते हैं। मैकेनिज्म की बात करें कैसे एक्सआरएनए जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, देखो एक तो सेल्स खुद उसको रिलीज कर दे जैसा हमने समझा अभी, एक ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर वेसिकल्स होते हैं या फिर आप कहो कि प्रोटीन्स का जो हमारा पूरी बॉडी के अंदर पोर्शन होता है उसमें इनका ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म रहता है। इसके अलावा सेल्यूलर अपटेक, सीधी बात है एक सेल ने कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है दूसरी सेल के पास में, तो एक्सआरएनए वहां पर अपना इंफॉर्मेशन लेके चला जाएगा, तो एक सेल ने तो क्या किया, उसको इजेक्ट किया, रिलीज किया, और दूसरी सेल उसको फिर क्या कर लेगी, रिसीव कर लेगी, अपने अंदर उसको एंट्री दे देगी। इस तरीके से कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म होता है। और आप देखिए कि ये जीन एक्सप्रेशन को सीधा का सीधा इंपैक्ट कर सकता है, मतलब कौन सी सेल कैसा बिहेव करेगी, कि हाँ भाई कान की हड्डी की जो सेल है वो कैसे बिहेव करेगी, हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं वो कैसे काम करेंगी, वो मोर और लेस इस कम्युनिकेशन के बेसिस पर डिसाइड होती है। तो एक्सआरएनए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एप्लीकेशन देखो कि जैसे किसी के कैंसर है तो बायोप्सी, मान लो कोई ट्यूमर निकला है तो उसका बायोप्सी करवानी है, तो एक तो होता है कि उस ट्यूमर का हिस्सा निकाल करके और फिर टेस्टिंग करवानी है, या ट्यूमर है अंदर की किस तरीके की मैलिग्नेंट है, बेनाइन है। एक दूसरा होता है कि एक्सआरएनए का सैंपल लिया और उसकी टेस्टिंग करवा दी, तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो आप ज्यादा इन्वेड नहीं करते हो, ना तो निडल लगाई ना सिरिंज सर्जरी की, पर काम हो गया। अर्ली डिजीज डिटेक्शन, समय रहते हुए बीमारियों का पता करना आसान होता है। आरएनए बेस्ड ट्रीटमेंट्स, सीधी बात है ड्रग्स को टारगेटेड मैनर में कहीं पे अगर डिलीवर करना है तो वो पॉसिबल हो जाता है एक्सआरएनए के थ्रू। माइक्रोबियल एक्टिविटी इंडिकेटर, पानी में अगर हमने अभी ये जो केस देखा है जिसमें स्टडी रिलीज हुई है कि इन्फेक्टेड वाटर को डिसइंफेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया खत्म हो गए, पर एक्सआरएनए वहां प्रेजेंट था, तो शो करता है ना कि इन्फेक्टेड है कि नहीं पानी। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन रोल मैंने बता दिया, जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन एज पर द कमांड। लिमिटेशन देखो, एक तो टेक्नोलॉजिकल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, एक्सआरएनए को आइसोलेटेड मैनर में स्टडी करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, इसके लिए लेबोरेटरीज बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, एक मतलब इनको स्टोर करना, एक्सट्रैक्ट करना, एनालाइज करना, उससे रिलेटेड अभी तक प्रॉपर कहते हैं मेथोडोलॉजीज डेवलप्ड नहीं है। एक इसके लिए चैलेंज लिमिटेशन है स्टेबिलिटी वेरिएशन, वेरिएबिलिटी। एक्सआरएनएज हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में मिलेंगे आपको, मेजरली तो ब्लड में सेल्स में मिलता आरएनए, तो आप ब्लड में, सलाइवा में, यहां पर अगर देखें तो आपके पास में सैंपल साइज बड़ी छोटी है,
तो वो एक अपने आप में चैलेंज हो गया। कॉम्प्लेक्स डेटा इंटरप्रिटेशन, एग्जैक्ट सोर्स क्या है उसका पता करना बड़ा मुश्किल है ना। जैसे माइक्रो आरएनए को आप डिटेक्ट कर रहे हो ब्लड सेल से लेकर के, बट अगेन वो कहां से ओरिजिनेट हुआ, कौन सी सेल ने उसको रिलीज किया, वो भी तो पता होना चाहिए, तब पता पड़ेगा कि कहां पर प्रॉब्लम है, क्या करना है। हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तक तो देखा जाए तो बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है इसमें, और अभी तक जितनी रिसर्च हुई है ना उसमें क्या आउटकम्स भी बड़े वेरी कर जाते हैं, है ना। तो जब स्टैंडर्ड सेटल नहीं हो रहे हैं तो उस पर पैसा लगाना भी अभी ज्यादा नहीं हो रहा है। और वैसे भी देखा जाए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के लिए काम किया जा रहा है, एक्सआरएनए प्रोफाइलिंग के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं इसको सेटल करने में, और वो डेवलपिंग कंट्रीज के पास में नहीं होता। फिर हम बात करते हैं बायो बिटुमन। देखो हमें पता है कि रोड जब हम डालते हैं तो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को प्रोसेस करके जो बिटुमन, जिसको डामर बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। अब क्या है कि बायो बिटुमन डेवलप कर लिया है सीएसआईआर के अंडर में, दो इंस्टीट्यूशन है, एक तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इन दोनों ने मिलकर के, मतलब ओवरऑल सीएसआईआर ने मिलकर के बायो बिटुमन तैयार कर लिया। वो किससे? जो हमारे क्रॉप रेजिड्यू होता है ना उससे, जिससे कि फिर क्या है कि हम पेट्रोलियम पे जो रोड बनाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं वो अब हमारी डिपेंडेंस रिड्यूस हो जाएगी। और यही बात सीएसआईआर की तरफ से कही गई, बायो बिटुमन फ्रॉम लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास। अब देखो सेल्यूलोज आप जानते हो प्लांट्स में मिलता है, और सेल्यूलोज के बाद में अगर आप देखो तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी अगर दुनिया भर में मिलेगी तो वो लिग्नाइन की मिलती है। तो लिग्नाइन और सेल्यूलोज वाले कंटेंट को आप यहां पर यूज कर रहे हो, और उसके बेसिस पर बायो बिटुमन आप बना रहे हो, जिसका यूज फिर रोड कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा। आप सोचो एक ऑल्टरनेटिव डेवलप हुआ कि नहीं पेट्रोलियम बेस्ड बिटुमन का, ये इको फ्रेंडली भी हो गया, इसका यूज फिर आसानी से हो पाएगा। जो हमारे स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है, जो हम क्रॉप रेजिड्यूज को बिल्कुल ऐसे खराब कर देते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी आ गई यहां पर। सोर्स की बात करें, जो भी लिग्नाइन बायोमास रिच लिग्नाइन रिच बायोमास होता है उसको आसानी से यूज हो कर पाएंगे। अब लिग्नाइन का रोल अगर मैं बताऊं आपको, तो जो वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं ना, इनकी लाइफ जो लैंड पे आई है, वाटर से लाइफ कहां आई, पानी से जमीन पे, तो उसमें लिग्नाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, जिससे कि रेजिलियंस प्रोवाइड की, एक डिफेंस प्रोवाइड किया इस लिग्नाइन ने। ठीक है, इसके लिए राइस हस्क, स्ट्रॉ, वुड वेस्ट, एल्गी, फूड वेस्ट, इनका यूज किया जा सकता है। बनाया कैसे जाएगा? थर्मोकेमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बेस्ट एग्जांपल है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस में क्या होता है कि आपके जो बायोमासेस हैं उनको हाई टेम्परेचर पे हीटअप किया जाता है विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब जाकर के आपका एक तरीके से जो बाई प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आप यूज करते हैं बायो बिटुमन के तौर पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये हमें थोड़ा सा याद रख लेना है। एप्लीकेशन रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर तो होगा ही नो डाउट। इसके अलावा रूफ टॉपिंग आप जानते हैं, वाटर प्रूफिंग हम छत पे कराते हैं वो। इसके अलावा पेट्रोलियम बेस्ड बिटुमन डेवलप हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट पेट्रोलियम बेस्ड बिटुमन का ऑल्टरनेट है, हमारी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बताओ भाई, एनपीटी की अगर बात करें, क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं ना। चलिए, अर्थ आवर की बात करें तो क्या आईयूसीएन इसको रन कराता है? बताना आप कमेंट बॉक्स में। बायो बिटुमन की बात करें तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या ये है? रिन्यूएबल अल्टरनेटिव टू पेट्रोलियम बेस्ड बिटुमन, ये तो अभी हमने देखा, बिल्कुल सही है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए की बात करें तो ये सेल के आउटसाइड मिलेगा ब्लड फ्लूइड्स में, जैसे बॉडी फ्लूइड, जैसे कि ब्लड, सलाइवा, यूरिन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, बिल्कुल ठीक बात है। आईओएनएस मैरीटाइम एक्सरसाइज आईएमएक्स टीटीएक्स की बात करें तो इंडिया चेयरमैन बना है, चेयरमैनशिप 2026-28 के बीच मिली है, बिल्कुल ये बात भी सही है। अब हमारे कल के क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था कि भाई कोल गैसिफिकेशन मेथड्स कौन से इन सब्सटेंसेस को डेवलप करने में यूज होता है, कौन से में नहीं होता? तो एथेनॉल और यूरिया देखो इन दोनों में होता है, लेकिन नाइट्रोग्लाइसरीन में नहीं होता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ओनली 2। अब होता क्या है कोल गैसिफिकेशन में? कोल को आप कन्वर्ट करते हो सिन गैस में, और सिन गैस का मतलब सिंथेसिस ऑफ गैसेस, जिसमें हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, फिर उसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। समझ गए? तो इसका मतलब आप क्लियर समझ होंगे। फिर बात आती है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा क्या? एक्सट्रीम वर्ड्स है, नो नो नो, ध्यान से देखना। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, अरे भाई वॉल्केनिक इरप्शन होता है वहां पर सर्वाइव कर जाता है, तो ये तो बड़ी चीज नहीं है, तो गलत है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। No virus can change the cellular transcriptional activity in host एड सेल, वायरस क्या चेंज नहीं कर सकता, म्यूटेशन नहीं करा सकता, जनरल है,
तो ये सारे के सारे गलत स्टेटमेंट, आंसर इज डी। डिटेल आप यहां पर अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है ना। बाकी आज के आपके क्वेश्चन यहां पर स्क्रीन पर हैं, दोनों क्वेश्चन 13 एंड 25, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ के लिए लिंक है, वो दिया हुआ है पिन कमेंट में नीचे, देख लीजिए। थैंक यू।